this new video on Bayes theorem. Before going for this Bayes theorem, let's learn another theorem which is on total probability. Theorem of total probability says probability of any event A is probability of even event 1 plus probability of A when event 1 has already occurred plus probability of E2 event 2 multiplied by probability of A given that E2 has already occurred plus then it will be probability of event 3 and so on up to probability of En dot means multiply probability of A when En has occurred. If we remind, अगर हम पुराना कुछ याद करें तो only this part probability of E1 and probability of A by E1. We have done this in conditional probability, that this is probability of occurrence of event E1 and A. अगर सिर्फ इन दोनों को ही लिखना होता then this was probability of E1 and A. It is probability of A and E1 by multiplication theorem of probability. This part is equal to this component. Similarly, probability of A and E2 will be this, and so on. If we go on up to last part, this part is probability of A and En. So first of all, let's have a look that E1, E2, E3 is just like changing is in a sequence form. So we can write it in summation. It is probability of Ei multiplied by probability of A given that Ei has occurred, where I starts from 1 to n. I change हो रहा है, I की जगह पर 1, 2, 3, 4 ये सब आ रहा है. अब ये I या Ei क्या है? What is this? पहले इसको देखते हैं, फिर हम डिटेल में इसे समझेंगे. Ei is E1 or E2 or E3 or E4. I is from 1 to n here. These are partitions of sample space S. Partition of sample space S का मतलब क्या हुआ? E1, E2, E3 are events. Sample space means all possible outcomes. जो भी all possible outcomes हैं, अगर हम उसके partition कर देते हैं, अलग अलग parts कर देते हैं, and all these are termed as E1, E2, E3. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, like एक simple case, अगर coin को toss किया गया तो head और tail, probability of getting head is one partition, probability of getting tail is other partition. अगर हम dice को throw करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probability of getting 1 is partition number 1, partition 2, partition 3. ये जो 1, 2, 3, 4 है, this can be 6 different types of E1, E2, E3 up to E6. और इसके हम सिर्फ दो पार्टीशन भी कर सकते थे, एक इवन और एक ऑड. और भी दो पार्टीशन कर सकते थे, प्राइम और नॉन प्राइम. और भी दो पार्टीशन हो सकते थे, लाइक इफ आई से पार्टीशन नंबर 1 या इवेंट 1 इज गेटिंग 1, 2, 3, पार्टीशन नंबर 2 इज गेटिंग 4 और 5, पार्टीशन नंबर 3 इज गेटिंग 6. तो पार्टीशन से हम क्या समझ पा रहे हैं? पार्टीशन से हम सैंपल स्पेस के इतने पीसेस कर रहे हैं, इतने पार्ट्स बना रहे हैं, सो दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग. कोई भी पार्टीशन में ऐसा नहीं है लाइक जैसे यहाँ 3 है तो वो यहाँ भी आएगा. नो ओवरलैपिंग नहीं है, कोई एक एलिमेंट डबल अलग अलग E1, E2 में इंक्लूड नहीं हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2, जो पार्टीशन है, इफ वी एड देम ऑल या कहें इफ यू फाइंड यूनियन ऑफ ऑल, सबको अगर हम एक साथ मिला दें, सो वी आर गोइंग टू गेट सैंपल स्पेस. तो पार्टीशन क्या हुआ? एक सैंपल स्पेस के जो भी सेट बना है उसके जितने भी पार्ट हम कर पा रहे हैं, वो पार्ट कितने भी हो सकते हैं. 1 तो अपने आप में एक पार्ट हो ही गया. 2, 3, 4, 5 या 6 जितने भी पार्टीशन हो रहे हैं, दे ऑल आर डिसजॉइंट. दोनों में सब में कोई ओवरलैपिंग नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, इफ वी जॉइन देम ऑल इट वी आर गेटिंग होल सैंपल स्पेस. तो इस तरह से कितने भी पार्टीशन हो सकते हैं. मैक्सिमम पार्टीशन कितने हो सकते हैं? जितने इसके एलिमेंट है. जैसे यहाँ पर 6 एलिमेंट है तो 6 पार्टीशन हो सकते हैं. तो ये पार्टीशन हुआ. A इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विद S. एक कोई भी इवेंट है जिसकी हम बात कर सकते हैं जो इसी में कहीं है. सो
इफ दीज आर पार्टीशंस, ए इज एनी इवेंट आउट ऑफ दीज, जैसे इवन नंबर हो सकता है, ऑड हो सकता है, गेटिंग वन हो सकता है, इस केस में हेड या टेल हो सकता है। तो ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही डराइव हुआ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फर्स्ट पार्टीशन के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, कोई एक इवेंट है ए, एंड इवन इवेंट वन। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस वन प्रोडक्ट। ऐसे ही E2 और A की प्रोबेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट होगा E2 और E3 और A, एंड सो ऑन अप टू En और A। सो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सबका सम होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सपोज दिस we are given a collection of two boxes, box 1 and box 2. If we are given two box 1 and box 2, if box 1 contains 6 red ball and 4 black ball, box 2 contains 2 red ball and 8 black balls. Now, if one box is selected and then a ball is drawn at random from the selected box, हमें सबसे पहले इन दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स यहाँ है और एक बॉक्स दूसरा है, बॉक्स नंबर 2. Out of these two boxes, we have to select any one box, and then from the selected box, we have to draw one ball. तो what will be probability that it is red from box 1? तो यहाँ बॉक्स 1 भी सेलेक्ट हुआ हो और उसी में से फिर रेड बॉल आई हो, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है. We can say this is just like probability of selecting B1 box number 1 and red ball. ये तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि पहले, क्योंकि हम पहले बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो B1 is selected and then probability of red ball given that B1 was selected. So this is a type of multiplication theorem. तो ये आउटकम हो गए हैं. Probability of B1 box 1, because there are two boxes. अगर मेरे पास दो बॉक्स हैं तो एक बॉक्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी obviously 1/2 होगी. If we have three boxes, then probability of selection of each at random would be 1/3 into red ball from box 1. Yeah, red ball when it is known that box 1 are selected. Now box 1 has only 6 red out of total 10 balls. So probability of selection of red ball out of box 1 is 6/10. ये आंसर आ जाता है इस केस का, probability of red from box 1. Now if we look for second case, probability of red from box 2. Similarly, probability of box 2 is selected and red is selected from box 2. Same case by multiplication theorem, B1 and red from, it is B2 and then red from B2. ये probability selection of red when it is known, ये जो slash vertical line है, it means given that, yeah it is known that B2 is selected. So probability of selection of box 2 is half, and out of box 2 getting red ball, यहाँ तो 2 red balls हैं out of 10 balls, so probability would be 2 out of 10. Now these are two different probabilities. Probability of selection of red from box 1, probability of selection of red from box 2. अगर यही इवेंट रहता है that one box is selected and then one ball is drawn, और प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है that what will be probability of getting a red ball, सिर्फ रेड बॉल बोला गया है. अब ये नहीं बताया गया कि इट इज फ्रॉम बॉक्स 1 और बॉक्स 2, मतलब रेड और बॉक्स 1 दोनों इवेंट होने चाहिए या रेड और बॉक्स 2 के दोनों के इवेंट होने चाहिए. ओनली रेड इज गिवन. अब हम रेड के बारे में सोचें तो रेड बॉल, इफ वी आर गिवन एन इवेंट, कोई एक टास्क दिया गया है दैट सेलेक्ट एनी बॉक्स एंड देन सेलेक्ट एनी बॉल, तो वो तो कोई भी बॉक्स हो सकता था. इट कुड हैव बीन बॉक्स 1 और बॉक्स 2, यानी कि वो इन दोनों आउटकम में से ही कोई भी हो सकता है. ये वाला टास्क भी हो सकता है, ये वाला भी आउटकम हो सकता है. तो रेड बॉल में क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं, सो वी हैव टू ऐड देम बोथ. हमें इन दोनों को ऐड करना होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड रेड, क्योंकि रेड तो B1 में से भी आ सकता है, B2 में से भी आ सकता है. यूजुअली हम ये वाला पार्ट नहीं लिखते हैं. वी विल डायरेक्टली राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज B1 box 1 selected, then red selected from box 1, or means plus, or box 2 is selected and then red is selected from
बॉक्स 2. नाउ वी हैव दीज प्रोबेबिलिटीज. अभी हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं. बॉक्स 1 इज हाफ. Selection of red from box 1 is 6 by 10 plus selection of box 2 is half and selection of red from box 2 is 2 by 10. You can simplify that this is all total cases of red ball. तो रेड के इसके अलावा कोई केस हो ही नहीं सकता. यहाँ पार्टीशन क्या हुआ, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, दीज आर 2 पार्टीशंस, 2 पार्टीशन हुए. और उसमें कंडीशन क्या हुई या इवेंट क्या हुआ एसोसिएटेड विद पार्टीशन, वो है आर, गेटिंग रेड बॉल. सो देर आर टू पॉसिबल केसेस. 2 पार्टीशन हुए, एक बॉक्स 1 का पार्टीशन, एक बॉक्स 2 का पार्टीशन, जिसे हमने अभी E1 और E2 कहा था. उसके बाद हमने एक रेड बॉल निकाला, दैट इज इवेंट एसोसिएटेड विद. तो ये जो थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमने किया है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज बॉक्स 1 सेलेक्टेड, देन रेड फ्रॉम बॉक्स 1, और मीन्स प्लस बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड एंड इज मल्टीप्लाई हियर रेड फ्रॉम बॉक्स 2. तो एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, ये आपको याद रखना है. सो दे जो रेड की प्रोबेबिलिटी आई है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में अगर एक से ज्यादा आउटकम्स हो सकते हैं, सो विल ऐड देम ऑल बाय टेकिंग ऑल पार्टीशंस. ये फॉर्मूला हो जाता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का. So event 1 A by E1, event 2 A by E2 and so on up to n, जितने भी वो पार्टीशन हैं, जितने भी केसेस हमें लेने हैं. तो इस इवेंट A, जैसे अभी हमने रेड का फाइंड किया था, रेड के लिए जितने भी 2 केस थे हमने दोनों इवेंट ले लिए हैं. यहाँ A के लिए जितने भी हो पाएंगे n तक के, वी विल कंसिडर देम ऑल एंड दे ऑल आर इन समेशन फॉर्म. दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. वहां हमने क्या फाइंड किया है, रेड बॉल, टोटल केसेस ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये हमने फाइंड किया है. ओनली फॉर रेड के लिए हमने फाइंड किया है. नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. हियर वी हैव 3 बैग 1, बैग 2, बैग 3, एंड ईच बैग हैज different types of balls, red and black ball, 5 red and 5 black. Here in bag 2 7 red and 3 black. In bag 3 we have 2 red and 8 black balls. If one bag is selected at random and then a ball is drawn, randomly कोई एक बैग को सेलेक्ट किया गया, एंड मैंने यहाँ रैंडम वर्ड मेंशन नहीं किया, बट यूजुअली एग्जाम में मेंशन होता है. रैंडम मतलब वी आर नॉट प्रेफरिंग और वी आर नॉट फेवरिंग एनी बैग. रैंडमली हमने कोई भी एक बैग सेलेक्ट किया. सो इफ वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन अ बॉल इज ड्रॉन, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 1 रेड फ्रॉम बैग 1. सो रेड फ्रॉम बैग 1, अब मैं इवेंट 1 की फॉर्म में इसको मेंशन करूंगा. इवेंट 1 दैट बैग 1 इज सेलेक्टेड. बैग 1 को हम ले लेते हैं इवेंट 1 से. इवेंट 1, इवेंट 2 दैट बैग 2 इज सेलेक्टेड, इवेंट 3 दैट बैग 3 इज सेलेक्टेड. तो ये पार्टीशन हो गए हैं. इन 3 बैग के अलावा तो कोई और बैग आ ही नहीं सकता है. सो दीज आर 3 इवेंट्स. और फिर जो रेड बॉल है, रेड को हम ए ले लेंगे. सो इफ रेड बॉल इज टेकन एज ए, ए क्या था, एनी आउटकम एसोसिएटेड विद एस. सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड था. सैंपल स्पेस में से 2 ही केस हो सकते हैं, या तो रेड या फिर ब्लैक. तो या तो वो रेड होगा या ब्लैक होगा. तो रेड बॉल को अब मैंने ए लिया है. सो रेड फ्रॉम बैग 1, तो पहले तो बैग 1 सेलेक्ट हुआ होगा, इवेंट 1 हुआ, एंड देन रेड फ्रॉम बैग 1 ए को, जिसको मैंने अभी आर लिखा था, मैं ए लिख रहा हूं, आउट ऑफ रेड 1. ये केस हुआ. बैग 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि अब 3 बैग्स हैं. और ए इज डिफाइंड एज रेड, तो रेड गिवन दैट बैग 1 इज सेलेक्टेड, यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी 5/10. सेकेंड केस, बैग 2 इज सेलेक्टेड, यानी कि इवेंट 2 हुआ है, इवेंट 2 पार्टीशन 2, एंड देन रेड बॉल इज सेलेक्टेड गिवन दैट इट वाज फ्रॉम बैग 2. बैग 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि 3 ही बैग हैं. बैग 2 से रेड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 7/10. वी हैव 7 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स. सिमिलरली फ्रॉम बैग 3 E3 इंटू A/E3 बिल्कुल सेम होगा, 1/3, और थर्ड बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 2/10. नाउ दीज आर डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस हो गए हैं बेस्ड ऑन कंडीशन. बैग 1 से रेड की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 से रेड की प्रोबेबिलिटी, बैग 3 से रेड की प्रोबेबिलिटी.
इफ वी ब्रिंग देम ऑल टुगेदर, और यहां सिर्फ रेड बॉल पूछा गया है, रेड इज ए हेयर, probability of occurrence of A. So it is E1, A when E1 has occurred. Similarly, E2, then A when E2 has occurred, and then plus event 3 when it is known, event A when it is known that event 3 has occurred. So probability of red ball or event A will be 1 by 3 into 5 by 10 plus 1 by 3 into 7 by 10 and plus 1 by 3 into 2 by 10. So this is probability of red. अब क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है रेड की, दैट्स व्हाई वी कॉल इट थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आउट ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के बाद रेड के आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी. अगर क्वेश्चन में होता फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, अब ब्लैक को अगर मैं इवेंट से शो करता हूं किसी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा इवेंट 1 यानी कि बॉक्स 1 सेलेक्टेड. अब मैं बी फॉर ब्लैक मेंशन कर रहा हूं, ब्लैक गिवन दैट E1 वाज देयर यानी कि बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ, या फिर बैग 2 सेलेक्ट हुआ होगा, देन ब्लैक फ्रॉम बैग 2, या फिर इवेंट 3 यानी कि बैग नंबर 3 सेलेक्ट हुआ, और फिर ब्लैक आई है फ्रॉम बैग 3. सो बैग 1 के सिलेक्शन की 1/3 प्रोबेबिलिटी है. और ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है लेट मी चेक, यहाँ पर टोटल 10 बॉल है, 5 तो 5/10, 3/10 और 8/10. दीज आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ ब्लैक बॉल्स. सो फर्स्ट बैग से आई है 5/10, सेकेंड बॉक्स से बैग से है 3/10, और थर्ड बैग से है ये 8/10. So we can solve them out. इनको सिंप्लीफाई भी करना है, we will get this answer. Next example is about two machines, machine A and machine B. If machine A always produces 10% defective items, जितना भी उसका प्रोडक्शन है, out of that production it is producing 10% defective items, and machine B is producing 20% डिफेक्टिव आइटम्स. दोनों मशीनें अगर इक्वल वर्क कर रही हैं, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम इज डिफेक्टिव फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए. मशीन ए ने एक डिफेक्टिव आइटम बनाया होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. हियर इवेंट 1 इज प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन ए, की मशीन ए ने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, एंड देन डी फॉर डिफेक्टिव व्हेन इट इज नोन दैट इट वाज मशीन ए. तो क्योंकि दो ही मशीन है और दोनों इक्वल प्रोड्यूस कर रही हैं, इक्वली इनका प्रोडक्शन है, तो वो हाफ हो जाएगा. हाफ इंटू 10/100, फिर हाफ इंटू 20/100 अगर मशीन बी का फाइंड करना है. अब मैं यहाँ क्वेश्चन में कुछ चेंज कर रहा हूं. इफ मशीन ए वर्क्स 40% ऑफ द टाइम, जितना भी टाइम है या आउटपुट है वो 40% इसका आउटपुट है, और मशीन बी 60% आउटपुट देती है. इसका मतलब उस फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 40% प्रोडक्शन मशीन ए का है, थोड़ा कम काम कर रही है, और मशीन बी इज गिविंग 60% ऑफ द प्रोडक्ट आउटपुट देती है. दैट मीन्स जो 100% जो भी काम हो रहा है, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें से 40% आइटम जो भी बन के आएंगे वो मशीन ए से बनकर आ रहे हैं, और 60% जो भी बनकर आ रहे हैं मशीन बी से बनकर आ रहे हैं. और दो ही मशीनें हैं हमारे पास, उनमें से 10% इसके डिफेक्टिव हैं और इसके 20% डिफेक्टिव हैं. तो इवन अब क्या हो जाएगा, अब इक्वल नहीं रहा, ये हाफ और हाफ नहीं होगा. जैसे भी पिछले केस में क्या था, बॉक्स 1 बॉक्स 2, या बैग 1 बैग 2 बैग 3, अगर 2 बॉक्स है तो हाफ हो गया था, अगर 2-3 बैग थे तो 1/3 हो गया था. यहां भी अगर ये दोनों इक्वली वर्क कर रही होती तो 1/2 ईच होता. अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, इनका आउटपुट लेवल दोनों का कम कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है, वेरी कर रहा है. तो इवन यानी कि मशीन ए का ही प्रोडक्शन होगा. अगर मैं सारे आउटपुट को मिला दूं तो वो सिर्फ 40% ही मिलेगा मशीन ए का. तो दैट मीन्स 40/100, एंड देन आउट ऑफ दिस 40/100 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 1 डी व्हेन इट इज नोन दैट मशीन 1 हैज प्रोड्यूस्ड, वो डिफेक्टिव है 10%. सिमिलरली गोइंग फॉर दिस डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी, तो मशीन बी का वो आउटपुट है, इवेंट 2 है, एंड देन इट इज डिफेक्टिव
आउट ऑफ दैट प्रोडक्शन ऑफ मशीन 2, मशीन 2 का आउटपुट 60% हो सकता है। अगर मैंने सारे प्रोडक्शन के आइटम्स को मिक्स किया तो 60% होगा। इनटू डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 2, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 2 इज 20%। सो दिस वे इट इज फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू या सेकेंड पार्टीशन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आ गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव के केस में अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेनी होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब मशीन ए और मशीन बी दोनों को ऐड करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन E1 हैज अकर्ड, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन E2 हैज अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाता है डी फॉर डिफेक्टिव टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। वी कैन राइट इट इन समेशन फॉर्म ऑल्सो। सबसे पहले डेफिनेशन में बताया गया है EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑफ EI वेयर I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि यहाँ दो ही पॉसिबल आउटकम है, पार्टीशन दो ही है इसके। सो वी हैव 40/100 इंटू 10/100 प्लस 60/100 into 20/100. So this will be on simplification we will get our answer. यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जो E1, E2, E3 हैं, E1, E2, E3 जितने भी इवेंट्स हैं इन सब का सम हमेशा 1 ही आएगा। लाइक 40/100 प्लस 60/100 इज ऑलवेज 1। लेकिन D/E1, D/E2 का 1 आएगा ये जरूरी नहीं है। पीछे भी हम देखते हैं प्रीवियस केस में जो हमने अभी बैग वाले केस लिए थे, तो जितने भी इवेंट है E1, E2, E3 1/3, 1/3, 1/3, अगर मैं इन तीनों E1, E2, E3 को ऐड कर देता हूं तो इनका सम 1 आ रहा है। यानी कि ये पार्टीशंस थे सैंपल स्पेस के। ऑब्वियसली जब आप एक सैंपल स्पेस, सपोज ये पूरा सैंपल स्पेस है, इसके हमने अगर पार्टीशन कर दिए, लाइक आई एम डूइंग दिस पार्टीशन 1, 2, तो ये 1, 2, 3 तीन पार्टीशन है। ये तीनों में कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है, और अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो ये पूरा का पूरा S मिल जाता है, इसी लाइक दिस। तो सब होल इवेंट हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3 मिलकर 1 हो जाता है। तो EIs जितने भी हैं E1, E2, E3 दे शुड सम अप टू गिव अस 1। उन सबको ऐड करेंगे तो 1 मिलता है। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कोई भी इवेंट ए है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट पार्टीशंस, E1, E2, E3 जितने भी इवेंट हैं उनके साथ हम जो फेवरेबल आउटकम है जिसको फाइंड करना है उसको अटैच करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वी गेट दिस आंसर यूजिंग दिस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इन सबका समेशन आ जाता है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इज बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसी पर बेस्ड है। सो बेस थ्योरम इज, जो अभी हमने टोटल प्रोबेबिलिटी किया था उसी में से अगर कोई एक पर्टिकुलर केस हमें चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कोई एक पर्टिकुलर इवेंट kth टर्म, जैसे अभी हमने पार्टीशन किए थे E1, E2, E3 अप टू En, उसी में से कोई एक पर्टिकुलर केस चाहिए, लाइक E1 चाहिए या E2 चाहिए, तो सिर्फ वही प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इन डिनोमिनेटर, और जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए लाइक kth इवेंट, सेकंड या थर्ड या फर्स्ट जो भी इवेंट चाहिए, उसका पार्ट पूरा न्यूमरेटर में। सिंपल केस है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में और टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में। सो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ यूज होती है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, लाइक इफ वी हैव टू फाइंड, ये यहाँ मेंशन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ करेक्शन ये है कि kth इवेंट तो चाहिए, बट ये भी गिवन है कि A भी होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट K, कोई एक पर्टिकुलर केस, व्हेन इट इज नोन दैट इट वाज A, इवेंट A, आउटकम A आ चुका था, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो अब तक हम करते आए हैं, ये पूरा डिनोमिनेटर में आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी, और इन्हीं में से कोई एक पर्टिकुलर केस चाहिए, सो दैट पार्ट विल बी इन न्यूमरेटर। सो दैट फेवरेबल पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हम प्रोबेबिलिटी में करते आए हैं। यहाँ क्योंकि इवेंट्स अलग अलग थे तो पहले सबको क्लब किया, कंबाइन किया यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड देन जो फेवरेबल आउटकम है कोई पर्टिकुलर केस है उसको हमने न्यूमरेटर में रखा। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। अगेन सपोज वी हैव 3 बॉक्सेस, 3 अलग अलग बॉक्स हैं,
and box 1 contain 5 red 5 black, box 2 contains 6 red 4 black, box 3 contain 3 red and 7 black ball. आउटकम वही है, क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया है, दैट आउट ऑफ दीज 3 बॉक्स 1 बॉक्स इज सेलेक्टेड एंड देन फ्रॉम दैट सेलेक्टेड बॉक्स 1 बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज सेलेक्टेड। पहले हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से करते हैं। तो रेड बॉल के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ही कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ रेड के बारे में बात की गई है, किसी पर्टिकुलर बॉक्स के बारे में बात नहीं की गई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 विल बी B1 box 1 is selected and then red from box 1 is selected, then box 2 selected and then red from box 2. Similarly, box 3 is selected and then red is selected from box 3. Now बॉक्स 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तीनों इक्वली लाइकली आउटकम है। रेड फ्रॉम बॉक्स 1 इज 5/10, 5/10 है। यहाँ रेड की प्रोबेबिलिटी 6/10 प्लस ये वाला केस लेते हैं, दिस इज 1/3 इंटू 6/10, सेकेंड आउटकम आ गया, प्लस बॉक्स 3 एंड देन रेड फ्रॉम बॉक्स 3 इज 3/10। सो दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ये रेड की टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट सेलेक्टेड बॉल इज फ्रॉम बॉक्स 2 व्हेन इट इज नोन दैट रेड इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि चलो वो रेड बॉल थी। हमें ये बताना है कि ये जो रेड बॉल थी, यानी कि जो टोटल पॉसिबल केसेस थे, उसमें से गिवन दैट रेड तो है, ये तो है ही, चलिए रेड आ गया। अब हमें ये बताना है, कंडीशन तो ये हो ही गई कि जो बॉल आई है वो बॉक्स 2 में से आई थी। इसकी कंडीशन, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गई है कि वो बॉक्स 2 से ही आई होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखें, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। इस टोटल में से बॉक्स 2 वाला तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट फेवरेबल मानकर हम न्यूमरेटर में रख देंगे। E1, E2, E3 या B1, B2, B3 जो 3 पार्ट रखे गए हैं, मैंने यहाँ B1 लिख दिया, यहाँ E1 है, आप समझ जाइएगा ये E1 या B1 एक ही बात है। तो यहाँ ये जो 3 आउटकम हुए हैं टोटल, आउट ऑफ दिस 3 पॉसिबल आउटकम, अब बात हो रही है बॉक्स 2 की, तो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में आना चाहिए। अब ये वाला पार्ट अगर न्यूमरेटर में आता है तो डिनोमिनेटर टोटल प्रोबेबिलिटी है ही, क्योंकि E2 की चाहिए तो ये न्यूमरेटर में आ गया, और यही स्वैप होकर, इंटरचेंज होकर, रेड की जगह पर E2, E2 की जगह पर रेड यहाँ आ जाता है। ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो पर्टिकुलर केस चाहिए वो। तो ये वाला पार्ट पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, 1/3 रेड फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स 2 सेलेक्टेड, रेड फ्रॉम बॉक्स 2, ये 5 है, और प्लस 1/3 इंटू 3/10, तो ये 5/10 है, ये 6/10, ये 3/10। अब हमें सिर्फ ये इवेंट 2 ये होना चाहिए था, मतलब रेड बॉल तो है बट रेड फ्रॉम बॉक्स 2 है, बैक 2 है, ये बताना है। तो बॉक्स 2 वाला पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1/3 इंटू 6/10। और ये इवेंट क्या है? इवेंट है दैट बॉक्स 2 वाज सेलेक्टेड व्हेन इट इज नोन दैट बॉल ड्रॉन वाज रेड। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करने में एक इजी वे आप ये ले सकते हैं, इजी अप्रोच, बिकॉज 1/3 इज कॉमन इन ऑल, 1/3 सब में कॉमन है। ये पूरा डिनोमिनेटर देखते हैं, 3/10 और 3 into 10, 3 into 10, 3 मतलब 30 सबका डिनोमिनेटर है। सो वी कैन स्वीप आउट, यहाँ से भी 30 को हमने बाहर ले लिया, 6 रह गया, डिनोमिनेटर में 5, 6 और 3, इसलिए मैंने इनको इंडिविजुअली कैंसिल नहीं किया। आप भी ध्यान रखें, डिनोमिनेटर सबका अगर सेम मेंटेन करके रखते हैं तो इसको एलिमिनेट करने में इजी रहता है, टाइम सेव होता है। तो 6 बाय टोटल 14, 6 by 14, so probability of getting box 2, selection of box 2 when it is known that selected ball was drawn is 6 by 14, which is 3/7। ये जो हमने फाइंड किया है, दिस इज विद हेल्प ऑफ बेस थ्योरम, और ये जो हमने यहाँ मेंशन किया है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। सो फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम इज वेरी सिंपल। जो टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी से आया था, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसका पूरा डिनोमिनेटर में हम पार्ट रख देते हैं
और न्यूमरेटर में जो भी पर्टिकुलर केस चाहिए वो न्यूमरेटर में आ जाता है. दिस होल पार्ट इज बेस थ्योरम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 3.13.3. Question number 2 is a bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. This is bag 1, event 1 ले सकते हैं, bag 2, event 2 लिया. One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. What is probability that the ball drawn is from the first bag? अगर होता कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बस, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाती हाफ इवेंट 1 एंड देन रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग 4/8 प्लस हाफ इवेंट 2 एंड देन रेड फ्रॉम बैग 2 इज 2/8. ये तो रेड की प्रोबेबिलिटी हुई यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. बट क्वेश्चन ये नहीं है और हमें ये मेंशन भी नहीं करना है. क्वेश्चन ये है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन ये है प्रोबेबिलिटी की जो बॉल आई है वो तो रेड ही है, बट हमें ये बताना है कि इट वाज फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी कि वो इवेंट 1 हुआ होगा, बैग 1 सेलेक्ट हुआ होगा. दैट विल बी, पहले डिनोमिनेटर में लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, आइदर बैग 1 सेलेक्टेड एंड देन रेड फ्रॉम बैग 1. ये यही वाला केस है टोटल प्रोबेबिलिटी का जो भी हमने फाइंड किया. बैग 2 इज सेलेक्टेड एंड देन रेड फ्रॉम बैग 2, ये आ गया. आउट ऑफ दीज टू we need to find event 1 has occurred. Event 1 यानी कि ये वाला पूरा पार्ट, this will be in numerator. So E1 probability of R by E1. तो E1, E2, E3 जितने भी पॉसिबल केस हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट तो डिनोमिनेटर में सभी आते हैं, और जो फेवरेबल है, जो पर्टिकुलर केस हमें चाहिए, दैट विल बी इन न्यूमरेटर. ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये अपने आप फॉर्मूला बन गया है बेस थ्योरम. वी कैन राइट यूजिंग बेस थ्योरम. This is Bayes theorem. So using Bayes theorem, we are getting this formula. Bayes theorem को यूज किया तो ये फॉर्मूला बन गया है. Now we can put values. Values को put कर सकते हैं. Bag 1, red from bag 1, bag 2, and red from bag 2. Bag 1 is favorable case, so 1/2 into 4/8. अब देखें सबका डिनोमिनेटर सेम है. 16, 16, 16 एक साथ हम स्वीप आउट कर सकते हैं, सबको बाहर निकाला, यहाँ रह गया 4, 4 + 2, 4, 4, 2. सिर्फ ये रह गए, डिनोमिनेटर सबके कॉमन रखे थे, वो सब एलिमिनेट हो गए. सो वी आर गेटिंग 4/6, 4/6 विच इज 2/3. दिस इज आंसर. दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 was selected when it is known that ball drawn was red. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में रीड कीजिएगा. थर्ड क्वेश्चन, third question is, of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel. 60% hostel में रहते हैं. 40% are day scholars, means they are not residing in hostel. Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade. जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनमें से 30% का ग्रेड ए आता है, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं दे अटेन ए ग्रेड. उनमें से 20% स्टूडेंट्स ग्रेड ए ला पा रहे हैं इन देयर एनुअल एग्जाम. एट द एंड ऑफ ईयर 1 स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम. किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया एंड देन it is found that he has an A grade. उसका A grade है. What is probability that student is hostelier? अब वो hostelier ही है, यानी कि वो फर्स्ट कैटेगरी का है, इसका हमें probability फाइंड करनी है. So there are 2 events, एक हॉस्टल और एक डे स्कॉलर, और फिर हॉस्टल का स्टूडेंट है और ग्रेड ए लाता है 30%, डे स्कॉलर का ग्रेड ए आता है 20%. इसको अब हम समझते हैं. So first category of hostel students, second category that it is a day scholar, student is a day scholar. हॉस्टल को अगर मैं इवन कह देता हूं तो हॉस्टल वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिसाइडिंग इन हॉस्टल, 60%.
तो प्रोबेबिलिटी होगी 60/100। इवेंट 2 मतलब वो डे स्कॉलर है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%। इन दोनों का सम 1 आना चाहिए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। E1 प्लस E2 इज ऑलवेज 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, और वो इवेंट 1 है यानी कि हॉस्टेलियर है। तो वो क्वेश्चन में गिवन है दैट 30% ऑफ हॉस्टेलियर अटेन ग्रेड ए, और यहां पर ग्रेड ए लाने वाले स्टूडेंट्स हैं 20%। आउट ऑफ डे स्कॉलर्स 20% आर गेटिंग ए। तो बड़ा सिंपल केस हो जाता है। डिनोमिनेटर क्या होगा टोटल प्रोबेबिलिटी से अगर हम देखें, इट इज वेरी सिंपल केस। हमें बस ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, E1 A/E1 प्लस डे स्कॉलर है और ग्रेड ए आया है डे स्कॉलर का, हॉस्टेलियर ग्रेड ए ऑफ हॉस्टेलियर, डे स्कॉलर एंड ग्रेड ए ऑफ डे स्कॉलर। एंड इन न्यूमरेटर क्योंकि हमें फाइंड करना है जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ उसका ग्रेड ए आया है, वो तो गिवन ही है, गिवन दैट ही हैज टू बी अटेनिंग अ ग्रेड ए स्टूडेंट, मतलब उसका ग्रेड ए आया है और वो एक हॉस्टेलियर है, हॉस्टल वाला स्टूडेंट है, यानी कि E1 कैटेगरी से है। तो ये वाला पूरा पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम ऊपर, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो टोटल हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी डिनोमिनेटर में है, इसमें से फेवरेबल ये है। और यहां इक्वल टू में क्या आएगा, ये जो A/E1 है इसको इंटरचेंज कर देना है। E1 पहले, ये E1 है एंड देन A, तो ये E1 का केस आ गया, E1/A। अब ये E1 क्या है, 60/100 टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको लिख लेते हैं 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। फेवरेबल ये वाला पार्ट है, सेकेंड नहीं है, तो दिस विल बी न्यूमरेटर 60/100 इंटू 30/100। एक साथ कॉमन एलिमेंट्स को, कॉमन टर्म्स को हम एक साथ रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर में 100 इंटू 100 है, वो सब हट जाएगा। न्यूमरेटर में 0 0 0 0 यानी कि 100 ये भी कॉमन है। सो आई कैन राइट इट एज 6 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, दैट मीन्स 18 अपॉन 18 प्लस 8, that is 18 divided by 26. So answer is 9/13. This is probability of event 1 when it is known that A was there. Grade A student था, given है, और वो हॉस्टेलियर है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। तो ये फॉर्मूला बनाना बड़ा इजी है। टोटल पॉसिबल केस नीचे, और जो फेवरेबल है वो ऊपर न्यूमरेटर में, और जो आप यहाँ लिख रहे हैं कंडीशन में इस पार्ट में, इसी को इंटरचेंज करके आप यहां लिखेंगे। सो दिस फॉर्मूला इज ऑफ बेस थ्योरम। सो यू हैव टू मेंशन इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट यू आर यूजिंग बेस थ्योरम। ये आया कहां से, ये बेस थ्योरम से आया, यूजिंग बेस थ्योरम। सो नाउ on the basis of this topic or on basis of these questions, you can solve other questions of your exercise 13.3। अब आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक टॉपिक के कुछ और वीडियोस कवर करेंगे, बट यू शुड प्रैक्टिस योरसेल्फ। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं यूजिंग दीज कंसेप्ट्स यू शुड यूज। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।